एक 95 मूल उपन्यास में ड्रैगन राजा विदेश से शहर लौटा था और सड़क पर नाश्ता कर रहा था। तभी एक दर्जन से अधिक गुंडों ने उसे परेशान किया और धमकाया। ड्रैगन राजा ने अहंकारवश फोन किया और अशोक वर्मा अपने आदमियों के एक बड़े समूह के साथ वहां पहुंचा, जिससे गुंडे इतने डर गए कि उन्होंने अपने आप को गंदा कर लिया और जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। अशोक वर्मा नानमुंबई प्रांत में ड्रैगन राजा की भूमिगत सेनाओं में से एक था और उस पर भरोसा करते हुए ड्रैगन राजा ने शक्तिशाली होने का दिखावा किया और नवरंग में परेशानी पैदा की। इस व्यक्ति अशोक वर्मा को मारा नहीं जा सकता था। वह एक साधन संपन्न और महत्वाकांक्षी तानाशाह टायकून था जो झुक सकता था और अनुकूलन कर सकता था, और नानमुंबई प्रांत की भूमिगत सेनाओं के प्रभारी होने के कारण बहुत कम समस्याएं उत्पन्न हुई। रेयांश मेहता के पास कुछ ऐसा था जिसका अशोक वर्मा विरोध नहीं कर सका और उसे पाने की तीव्र इच्छा रखता था, इतना कि उसने ड्रैगन हॉल के आदेशों की अवहेलना की और रेयांश मेहता में शामिल हो गया। मोटरसाइकिल का काफिला तेजी से ब्लू माउंटेन विला से निकलकर मेहता इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ गया। उच्च श्रेणी की कार के अंदर शांति थी और रेयांश मेहता खिड़की से बाहर देख रहा था। विचारों में खोया हुआ उसने कार के अंदर से दृश्यों को देखने का आनंद लिया, क्योंकि यह उसके लिए विश्राम का एक दुर्लभ क्षण था। तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और कहा, मिस्टर मेहता, ये सड़क जाम है। रेयांश मेहता ने आगे देखा कि कंपनी तक जाने वाला ये सबसे तेज रास्ता सैकड़ों कारों से अवरुद्ध था जो पूरी तरह से स्थिर थीं। दूसरी सड़क ले लो। ड्राइवर ने तुरंत यू टर्न लिया, ट्रैफिक में घुस गया और बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक लंबी सड़क पर मुड़ गया। जिस कार को काटा गया था वह बहुत गुस्से में थी तथा सड़क पर रोष से ग्रस्त थी। परिणामस्वरूप जैसे ही वे अगले चौराहे पर पहुंचे, ये कार पीछे से आकर लगातार हॉर्न बजाती हुई उनके काफिले के सामने आ गई और दुस्साहपूर्वक आगे बढ़ गई। फिर उसने जानबूझकर गति धीमी कर दी, जिससे रेयांश मेहता का पूरा काफिला कछुए की तरह रेंगने लगा। ड्राइवर भी गुस्से से बोला, ये साला जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मैं चाहे किसी भी लेन में जाऊं ये पहले वहां पहुंच जाता है। बॉस, अब क्या करें? रेयांश मेहता ने एक हाथ कार की खिड़की पर रखा और उदासीनता से कहा, इसे टक्कर मारो। नैना सिंह, यहाँ आने के लिए एक हेलीकॉप्टर से संपर्क करें, हम हेलीकॉप्टर को कंपनी तक ले जाएंगे। मुंबई शहर में रेयांश मेहता कार से यात्रा करना पसंद करता था। हेलीकॉप्टर की तुलना में उच्च श्रेणी की कार अधिक आरामदायक थी और उसमें शोर भी कम था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से पहले हवाई मार्ग के लिए अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ता था, जिसमें अधिक समय लगता था, इसलिए छोटी दूरी के लिए गाड़ी चलाना अधिक सुविधाजनक था। नैना सिंह ने कहा, युवा मास्टर, बस एक कार को उससे टकराने दो, शायद हम दूसरी कार लेकर तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। रेयांश मेहता ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? कोई जानबूझकर हमारा रास्ता रोक रहा है। अगली गली में भी जरूर कोई खास परिस्थिति होगी। जब तक हम कंपनी पहुंचेंगे तब तक ज्यादातर कर्मचारी जा चुके होंगे। नैना सिंह की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने बड़े आक्रोश के साथ कहा, यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है, इसने हर चीज के बारे में सोचा है, कितना कमीना है। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से संपर्क किया और हवाई मार्ग के लिए आवेदन किया। यात्री सीट पर बैठे बड़े आदमी की आंखें भी पीतल की घंटियों की तरह खुली हुई थीं। तभी रेयांश मेहता ने अचानक नैना सिंह को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने शरीर से ढक लिया। उसने ड्राइवर की ओर देखा, जिसने गाड़ी की गति बढ़ा दी और सामने से आ रही कार को ओवरटेक कर लिया। मजबूत धक्का प्रतिरोध बल के कारण नैना सिंह का सुंदर चेहरा रेयांश मेहता की छाती से दब गया और उसने उसकी मजबूत शक्तिशाली दिल की धड़कन सुनी। आगे निकल जाने के बाद आगे निकल रही कार भी तेजी से आगे बढ़ी और उनके ठीक पीछे आ गई। जैसे ही कार लेन बदलने वाली थी, चालक ने एक्सीलेटर दबा दिया और कार की गति बहुत तेज हो गई और कार सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के लिए बनी रेलिंग से टकरा गई। कार का दरवाजा टूट गया और अंदर बैठे घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। रेयांश मेहता की कार हिंसक रूप से झटका खाए, फिर धीरे धीरे किनारे पर आकर रुक गई। घुंघराले बालों वाला आदमी बाहर आया, एक हाथ से अपना खून बहता हुआ सिर पकड़े हुए, और चिल्लाया, क्या तुम गाड़ी नहीं चला सकते? तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। आज कोई नहीं जा रहा है, तुम्हें पैसे देने होंगे। घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने बिना रोक टोक के चिल्लाते हुए महंगी कार को रोक लिया, जिससे वहां से गुजर रहे कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया और वे उसे देखने के लिए रुक गए। रेयांश मेहता के काफिले में आमतौर पर 5 कारें होती थीं, जिनमें वह बीच में होते थे। क्योंकि उन्हें बस यू टर्न लेकर लेन बदलने की जरूरत थी, इसलिए वे समूह की ओर दौड़ पड़े, इसलिए बीच वाली कार आगे निकल गई। इसी समय उनके पीछे से 4 मर्सिडीज भी आ गईं और काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड एक एक करके उनमें से निकले। घुंघराले बालों वाला आदमी इतने सारे लोगों को देखकर चौंक गया। उसके पैर थोड़े कमजोर लग रहे थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने क्या सोचा, क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने शिकायत का नाटक करना जारी रखा। तो क्या हुआ अगर बहुत से लोग हैं? क्या बहुत से लोगों का मतलब यह है कि आपको विवेकशील होने की जरूरत नहीं है? तुम अपने आंकड़ों पर भरोसा करके हम आम नागरिकों को धमका रहे हो। आओ और देखो, सब लोग, अमीर लोग बेरहम हैं, उन्होंने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दी। घुंघराले बालों वाला वह आदमी जमीन पर पड़ा रो रहा था, गुस्से में चिल्ला रहा था। जो लोग वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने सोचा कि वह वास्तव में पीड़ित है। जल्द ही एक यातायात पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर आया। यातायात पुलिसकर्मी ने काफिले की नंबर प्लेट देखी और तुरंत समझ गया कि कार में कौन है। वह थोड़ा घबरा गया। वह वहां गए और घटना के बारे में पूछताछ की। इस बीच रेयांश मेहता के ड्राइवर ने उन्हें डैश कैम फुटेज दिखाया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने डैश कैम देखकर तुरंत निर्णय ले लिया और इसी समय एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान से उतरा, जिसकी प्रचंड हवा के कारण सड़क के किनारे लगे पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे।
हेलीकॉप्टर घास के एक टुकड़े पर उतरा और रेयांश मेहता नैना सिंह के साथ धुंधलाले बालों वाले आदमी की ओर देखे बिना ही कार से बाहर निकल गए। वे सीधे हेलीकॉप्टर में सवार हुए और शानदार अंदाज में चले गए। केवल ड्राइवर, धुंधलाले बालों वाला आदमी, यातायात पुलिसकर्मी और अन्य लोग ही बहस करने के लिए बचे थे। सड़क पर चलने वाले राहगीर ईर्ष्या और बड़ी प्रशंसा से उसे देख रहे थे। कितना घमंडी! उसने दुर्घटना की तरफ देखा तक नहीं, बस हेलीकॉप्टर पर चढ़ा और चला गया। वह हेलीकॉप्टर चला रहा है, मैं सेडान चला रहा हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैं कब इतना अमीर हो जाऊंगा कि मुझे ट्रैफिक जाम से डरना न पड़े। ये हमारे मुंबई का सबसे अमीर आदमी रेयांश मेहता, यंग मास्टर मेहता है ना? मुझे वह याद है। जैसी कि उम्मीद थी, वह युवा और घमंडी है, लेकिन मैं अंदर से इतना खट्टा क्यों महसूस कर रहा हूँ। ... वह धुंधलाले बालों वाला आदमी जिसने जानबूझकर उन्हें काट दिया था, वह भी दंग रह गया। वह जानबूझकर इतना आक्रामक और बेशर्म था ताकि रेयांश मेहता का रास्ता रोक सके। यदि यह सामान्य होता तो एक फैंटम को अपनी कार से कटते देख वह पादने की भी हिम्मत नहीं करता। उसने शुरू में सोचा था कि मिशन आसान होगा, लेकिन रेयांश मेहता ने उसे सीधे लेन बदलने का कोई मौका नहीं दिया, उसे जबरदस्ती टक्कर मार दी और फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। अमीर होना सचमुच अद्भुत है। यातायात पुलिसकर्मी भी अचंभित था। वह सड़क पर तो चीज़ों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन आसमान में चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। मैं इतने सालों से ट्रैफिक पुलिसकर्मी हूँ और पहली बार मैंने किसी को इतना निर्णायक देखा है। उसकी कार एक फैंटम है। ओह, मुझे किससे बात करनी चाहिए? उसके बगल में खड़े ड्राइवर ने कहा, अफसर, मैं गाड़ी चला रहा था, इसका हमारे बॉस से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहीं रहूंगा और आपके साथ इसे संभाल लूंगा। ओह, और मैंने अभी अभी बीमा कंपनी को नुकसान का आकलन करने के लिए फ़ोन किया है, वे जल्द ही यहाँ आएंगे। मेरे बॉस व्यस्त हैं और उनके पास यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने धुंधलाले बालों वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैंने डैश कैम का फुटेज देखा है, ये ट्रैफिक दुर्घटना पूरी तरह से आपकी गलती है। साइड लेन में एक वाहन बहुत पास से गुजर रहा था और आपने जबरदस्ती लेन बदली, जबकि आपके पास ऐसा करने की स्थिति नहीं थी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। परिस्थितियां गंभीर हैं। सार्वजनिक या निजी बस्ती? ओह, मुझे आपको याद दिलाना होगा, इस फैंटम की कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है और मौजूदा नुकसान को देखते हुए इसकी मरम्मत का खर्च लगभग 10 लाख होगा। मानसिक रूप से तैयार रहें। यातायात पुलिसकर्मी का फैसला सुनकर धुंधलाले बालों वाला वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मरम्मत में 10 लाख का खर्च, उसे यह कमाने में कितने साल लगे होंगे? उसकी अपनी कार की कीमत तो बस 1 लाख से थोड़ी ज्यादा थी। चूंकि यह कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसके पीछे के लोग निश्चित रूप से यह पैसा नहीं देंगे और उसे पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। इस नतीजे से उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया की रोशनी बुझ गई हो और वह इतना डर गया कि वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया और वह गहरे अफसोस से भर गया। हेलीकॉप्टर मेहता इंडस्ट्रीज मुख्यालय भवन की छत पर उतरा। रेयांश मेहता लिफ्ट से फिर से पहली मंजिल पर उतरा और अपनी कंपनी का धीरे धीरे दौरा करने की योजना बना रहा था। पहली मंजिल से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, उसे बेजानपन का एहसास हुआ। यहां तक कि खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट भी निराश होकर खड़ी थी, उसकी आवाज में कोई जोश नहीं था। रेयांश मेहता को आते देख उसकी आंखें चमक उठी, आशा की एक किरण जगी और जीवन का एक स्पर्श लौट आया। शुभ दिन, चेयरमैन मेहता। रेयांश मेहता ने सिर हिलाया और कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कंपनी बाद में एक आम बैठक आयोजित करेगी और विभाग प्रमुख आप सभी के साथ संवाद करेंगे। इतना निराश मत होइए, आप सब लोग हिम्मत रखिए। मुझे अपनी सारी कठिनाइयां बताएं, मैं उनका पूरा सामना करूंगा। रिसेप्शनिस्ट की अश्रुपूर्ण निगाहों के सामने रेयांश मेहता लिफ्ट से दूसरी मंजिल के कार्यालय क्षेत्र में चला गया। इस समय सभी कर्मचारी निस्तेज थे, अपने अपने डेस्क पर बैठे थे, कोई भी काम नहीं कर रहा था, सभी विचारों में खोए हुए थे। जब तक रेयांश मेहता प्रकट नहीं हुआ, तब तक उन्हें एड्रेनालाइन का कोई इंजेक्शन नहीं मिला। अध्यक्ष मेहता, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा इस्तीफा मंजूर कर दीजिए। मेरा परिवार अब और इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रुप पसंद नहीं है, लेकिन हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं इसमें शामिल रहा तो मेरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। अध्यक्ष मेहता, कृपया दयालु बने। मुझे अपने वेतन की भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरी नौकरी के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। मुझ पर जुर्माना लगाया जा सकता है, चाहे जो भी करना पड़े। सभी कर्मचारी निराश होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और रेयांश मेहता से उन्हें जाने देने की विनती करने लगे। रेयांश मेहता ने चारों ओर नजर दौड़ाए और आह भरते हुए कहा, सब लोग कृपया शांत हो जाओ। आज का यह मामला मेरे विरुद्ध है और इसे सुलझाने में आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। रेयांश मेहता ने अपने दिल में समझ लिया कि कर्मचारियों को उसके कारण फंसाया गया था और वह इस स्थिति के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता था। रेयांश मेहता ने आगे कहा, मैं सबकी मुश्किलें समझता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समूह को भी समझ सकते हैं। इतने सारे लोगों के एक साथ इस्तीफा देने से अधूरे काम का क्या होगा? मुझे लोगों को दोबारा नौकरी पर रखने और उन्हें आपके द्वारा छोड़ी गई गंदगी से परिचित होने में कितना समय लगेगा? पूरे समूह को जो नुकसान हुआ है वह अकल्पनीय है। आप में से हर एक शक्ति का स्तंभ है, अपरिहार्य है। समूह ने आपके लिए भावनाएं विकसित की हैं और मैंने आपके प्रयासों को देखा है। मेरा मानना है कि समूह ने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी वेतन में देरी नहीं की, कभी आपको ओवरटाइम करने के लिए मजबूर नहीं किया और हमेशा आपको सुविधा प्रदान की।
ये सुनकर एक कर्मचारी खुद को रोक नहीं पाया और अपना चेहरा ढंक कर रोते हुए बोला, चेयरमैन मेहता, हाय राम, मैं 10 साल पहले इस ग्रुप में शामिल हुआ था और मुझे अपनी पत्नी भी यहीं मिली थी। यहीं मैंने खून पसीना बहाया है। ग्रुप के लिए मेरे दिल में गहरी भावनाएं हैं। यह मेरा दूसरा घर है। मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। रेयांश मेहता ने उसे एक टिश्यू दिया और कहा, मैं हर किसी की कठिनाइयों को समझता हूँ। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैं इस समस्या का समाधान करूँगा। मुंबई के इस छोटे से कोने में जो कोई भी मेरे कर्मचारियों को धमकाने और उनके साथ ऐसी पागलपन भरी हरकत करने की हिम्मत करेगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। चिंता मत करो, आप सभी को मेरे मेहता परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मुझे किसी से डर नहीं है, चाहे वे किसी भी रास्ते पर हों। आप सभी पूरी लगन से काम पर वापस लौट जाए। मैं गारंटी देता हूं कि कल जब आप जागेंगे तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जिन लोगों ने आपको परेशान किया था वे सभी आपके दरवाजे पर घुटने टेककर आपसे माफी मांग रहे होंगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो समूह को काम जारी रखने की जरूरत नहीं है। उस समय मैं तुम्हारा सारा नुकसान उठाऊंगा। चाहे तुम जाना चाहो या रुकना, मुझे सब मंजूर है। जो भी भुगतान करना हो वह भुगतान करो। रेयांश मेहता ने निर्णायक ढंग से बात की, जिससे सभी कर्मचारियों को आश्वासन की भावना मिली और उन्हें आकर्षक आत्मविश्वास का एहसास हुआ। कर्मचारियों का दिल शांत हो गया और उनकी उत्तेजना कम हो गई। ठीक कहा, हम चेयरमैन मेहता पर विश्वास करते हैं। मैं मुआवजा नहीं मांग रहा, मैं तो बस ये चाहता हूं कि इन सभी लोगों को वह सजा मिले जिसके वे हकदार हैं। चेयरमैन मेहता के यहाँ होने से मुझे काफ़ी शांति महसूस हो रही है। मैं चेयरमैन मेहता की इस बार कही गई बात का पालन करूंगा। उम्मीद है कि इसका सही समाधान निकल आएगा। आज रात मैं अपने परिवार को बाहर ले जाऊंगा ताकि कुछ जोखिम से बचा जा सके। कर्मचारियों को अब कोई आपत्ति नहीं रही और वे अपने अपने डेस्क पर लौट आए तथा काम पर लग गए। रेयांश मेहता लिफ्ट में वापस चढ़ गया और लोगों के मन को शांत करने के लिए अगली मंजिल के कार्यालय क्षेत्र में चला गया। इसी तरह के शब्द कहते हुए और सभी को प्रोत्साहित करते हुए अंततः नैना सिंह की प्रशंसात्मक निगाहों के तहत समूह अस्थायी रूप से स्थिर हो गया। नैना सिंह ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मैं भी उन्हें ऐसी ही बातें बताता था, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। अब जब युवा गुरु आप आगे आ गए हैं तो बस कुछ शब्दों ने उन्हें शांत कर दिया है और समूह में उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। ये वास्तव में आप ही होंगे, युवा मास्टर। चेयरमैन के कार्यालय में नैना सिंह पूरी तरह प्रभावित हुआ। यदि उसने वे शब्द कहे होते तो उनका इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और कर्मचारी उस पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार वह सिर्फ सतह पर एक कर्मचारी थी और बाद में मुआवजे का वादा या दोषियों को माफी मांगने के वादे रेयांश मेहता से आने वाले वादे के रूप में विश्वसनीय नहीं होते। रेयांश मेहता मुस्कुराया, यदि आप मेहता परिवार की मैडम बन जाती हैं तो वे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे जैसे वे मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। नैना सिंह चौंक गई। उसके गुलाबी होंठ थोड़े कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसकी गर्दन धीरे धीरे गुलाबी हो गई, फिर उसके गाल भी गुलाबी हो गए, आड़ू के फूलों के रंग जैसे, अविश्वसनीय रूप से प्यारे, और उसके फॉर्म फिटिंग पेशेवर पोशाक के साथ आकर्षण का एक संकेत भी था। मैं यह रेयांश मेहता वहीं रुक गया और कहने ही वाला था कि यह एक मजाक था, तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये प्रशासनिक सचिव की आवाज़ थी। उसने चिंतित होकर कहा, अध्यक्ष मेहता, तस्करी प्रबंधन विभाग के लोग यहाँ हैं। उन्हें आपसे मिलना है। रेयांश मेहता को बस आराम करने का एक पल मिला था और अब कुछ और हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नैना सिंह भी पहले की अजीब स्थिति को भूलकर संभली और उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर सादे कपड़ों में कई पुलिस अधिकारी अंदर आए। एक अनुभवी जासूस ने अपना पहचान पत्र निकाला और कहा, नमस्ते चेयरमैन मेहता, मैं बाव मुंबई प्रांत मुंबई के तस्करी प्रबंधन टुकड़ी से कैप्टन किन जियानचेंग हूँ। हमें रिपोर्ट मिली है कि आपकी कंपनी में प्रतिबंधित सामान रखा हुआ है। ये तलाशी वारंट है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप और आपकी कंपनी के कर्मचारी जांच में सहयोग करेंगे। नैना सिंह ने नाराज होकर कहा, सर, क्या आप गलत हैं? हमारा यूचेन ग्रुप एक वैध रियल एस्टेट कंपनी है। अगर आप कहें कि हमने व्यावसायिक अपराध किए हैं तो एक बात होती, लेकिन हम तस्करी का सामान कैसे छिपा सकते हैं? कैप्टन किन जियानचेंग ने भावशून्यता से कहा, मुझे माफ करना मैडम, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर कोई इसकी सूचना देता है तो हमें उससे निपटना होगा। हमें अब भी उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगी। नैना सिंह कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन रेयांश मेहता पहले ही बोल पड़ा, उनके काम में देरी मत करो। हम सहयोग करने को तैयार हैं कैप्टन किन, कृपया स्वतंत्र रूप से तलाशी लें। कैप्टन किन की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, यह महसूस करते हुए कि यह अमीर दूसरी पीढ़ी रेयांश मेहता से बात करना काफी आसान था, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को कंपनी को ऊपर और नीचे खोजने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष के कार्यालय के अंदर नैना सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये फिर से वही आदमी होगा। वह पागल है। उसके तरीके बेहद घिनौने हैं। न सिर्फ कर्मचारियों को परेशान कर रहा है, बल्कि हम पर प्रतिबंधित सामान छिपाने का झूठा आरोप भी लगा रहा है। ऐसा इंसान सचमुच 1000 टुकड़ों में काट दिए जाने लायक है। युवा मास्टर, एक बार जब आप उसे पा लें तो आपको उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वास्तव में उसे चाकू मारकर मार डालना चाहता हूँ। नैना सिंह ने नफरत से दांत पीस लिए। ये पहली बार था जब मेहता इंडस्ट्रीज में आपराधिक पुलिस आई थी। यह आरोप भी बेतुका था। इतनी बड़ी कंपनी रोजाना मोटी कमाई कर रही हो और उसके पास खर्च करने की क्षमता से ज्यादा पैसा हो तो वह उस चीज को कैसे छू सकती है जो उसे नहीं छूनी चाहिए। रेयांश मेहता ने गहरी सांस ली और कहा, यह सचमुच बहुत ज्यादा है। नैना सिंह, आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है।
यह मामला आज रात ही सुलझ जाएगा। कुछ ही देर बाद कैप्टन किन अपने लोगों के साथ वापस लौटे। उनके हाथ में प्रतिबंधित सामान से भरा एक काला प्लास्टिक बैग था।